Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 5, Right to Freedom 1, that is Article 19. Let's quickly go through the synopsis first. In this we will cover Article 19, that is freedom of speech and expression and reasonable restrictions on it. तो हम पहले देखेंगे freedom of speech and expression and उससे related reasonable restrictions. फिर freedom of assembly and reasonable restrictions, freedom to form association or union and reasonable restrictions, freedom of movement and reasonable restrictions, freedom of residence and settlement and reasonable restrictions, freedom of profession, occupation, trade and business and reasonable restrictions to it, right to property, pre-1978 position, Article 19F and 19.5 eminent domain, Article 31, interrelation between Article 31.14 and Article 19.1F, present position, Article 31A, 31B, 31C, 300A. So let's get started. Right to freedom of speech and expression and reasonable restrictions on it. Right to freedom of speech and expression is given under Article 19.1A और उसका रेस्ट्रिक्शन दिया है आर्टिकल 19.2 में. तो अगर हम देखेंगे सिनॉप्सिस में तो 19.1 टॉक्स अबाउट फ्रीडम, तो 19.1A, 19.1B, 19.1C, 19.1D टॉक्स अबाउट फ्रीडम and reasonable restrictions are given under 19.2, 19.3, 19.4, 19.5, 19.1E, properties 19.1F and here 19.6. So this is the flow. Now we have started 19.1A, that is right to freedom of speech and expression. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 19.1A में गारंटी दिया है, गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, और रेस्ट्रिक्शंस दिए हैं आर्टिकल 19.2 में. तो हर सिटीज़न के पास एक राइट है, एक फ्रीडम है कि वो अपने व्यूज़, अपने बिलीव्स, अपने कॉन्विक्शंस को फ्रीली विदाउट फियर, मतलब किसी के डर के बिना एक्सप्रेस कर सकता है. अब ये जो मोड ऑफ एक्सप्रेशन है वो स्पीच हो सकता है, राइटिंग हो सकता है, प्रिंटिंग, पिक्चर्स, एक्टिंग, सिंगिंग या कोई भी मोड हो सकता है. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम टू गो अब्रॉड, फ्रीडम टू पेंट, टू सिंग, टू डांस, टू राइट पोएट्री और लिटरेचर. तो ये सारे फ्रीडम्स कवर होते हैं 19.1A में, और इसके जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है दैट दोज आर कवर अंडर आर्टिकल 19.2. अब रेस्ट्रिक्शंस क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर फॉलोइंग हेड्स. क्यों लगा रखे? अंडर फॉलोइंग हेड्स मतलब इन रीजंस के वजह से: सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, public order, decency, morality, contempt of court, defamation, incitement to an offense, sovereignty and integrity of India. तो कंट्री में फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन रहे, कंट्री की सिक्योरिटी मेंटेन रहे, पब्लिक ऑर्डर रहे, मोरालिटी रहे, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी मेंटेन रहे. इस रीजंस के वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं इस फ्रीडम के ऊपर. Now we will see freedom of assembly and reasonable restrictions on it. Freedom of assembly is guaranteed by the Indian Constitution in Article 19.1B. तो 19.1B क्या कर रहा है? सारे इंडियन सिटीजन्स को गारंटीड राइट दे रहा है कि वो कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स. तो यहाँ पे जो राइट है कि पीपल कैन असेंबल, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द राइट टू होल्ड मीटिंग भी होल्ड कर सकते हो, एंड टू टेक प्रोसेशंस. अब ये जो राइट है कि तुम असेंबली ले सकते हो, दैट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर. क्यों रेस्ट्रिक्टिव? क्योंकि यहाँ बोला है कि असेंबली पीसफुली होनी चाहिए, असेंबली शुड बी विदाउट आर्म्स. तो ये रेस्ट्रिक्टिव है. असेंबली मस्ट बी नॉन वायलेंट, वायलेंट मतलब झगड़ा वगैरह, नॉन वायलेंट मतलब शांति से, एंड मस्ट नॉट ब्रीच पब्लिक पीस, और पीसफुली होनी चाहिए, पब्लिक ब्रीच को बिना तोड़े. अब रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए हैं आर्टिकल 19.3 में, एंड दे आर इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर. एक केस लॉ है यहाँ पे हिम्मतलाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर बॉम्बे,
हिम्मत लाल एक असेंबली कंडक्ट करवाना चाहते थे, लोग एक इकट्ठा जमा करवाना चाहते थे। पुलिस कमिश्नर ने अंडर रूल 7 वो चीज़ नहीं होने दी, पुलिस कमिश्नर ने मना कर दिया, हिम्मत लाल को परमिशन ही नहीं मिली। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो रूल है उसको स्ट्राइक ऑफ किया एंड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि आर्टिकल 19(1)(b) के अंदर सारे सिटीजन्स गारंटीड राइट है उनको कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते विदाउट आर्म्स। तो हिम्मत वाला विल एंजॉय दैट राइट, और स्टेट के पास पावर है कि अगर वो चाहे तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं अंडर 19(3). नो सच पावर इज गिवन टू पुलिस कमिश्नर। तो रूल 7 को स्ट्राइक आउट कर दिया गया। हिम्मत लाल वर्सेस पुलिस कमिश्नर बॉम्बे। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 19(1)(c). तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन सिटीजन्स को गारंटी देता है कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो फ्रीडम है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, इट इम्प्लाइज फ्रीडम टू फॉर्म और नॉट टू फॉर्म, फ्रीडम टू ज्वाइन और नॉट टू ज्वाइन एसोसिएशन और यूनियन। मतलब तुम्हारे पास फ्रीडम है कि तुम एसोसिएशन फॉर्म करो या ना करो, तुम ज्वाइन करो या ज्वाइन ना करो, इस चीज़ का फ्रीडम तुम्हारा इंडिविजुअल फ्रीडम है। और 19(4) में कुछ रेस्ट्रिक्शंस दिए, तो स्टेट कुछ लॉ इम्पोज कर सकता है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है अगर वो इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है, या इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, या मोरालिटी, या सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। A law empowered the state government to declare an association unlawful on the ground that such association constituted is a danger to public peace or interfere with the maintenance of public order or the administration of law. State गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर कोई एसोसिएशन की फंक्शनिंग की वजह से पब्लिक पीस या पब्लिक ऑर्डर या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ को कोई खतरा है या उसमें उसका इंटरफेरेंस है, तो उस एसोसिएशन को वो अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकता है। सो दिस रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इज गिवन अंडर आर्टिकल 19(4). फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट। 19(1)(d) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(d) सारे सिटीजन्स को राइट देता है कि वो इंडिया में या इंडियन टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो इंडिया में या इंडिया के बाहर फ्रीली मूवमेंट का राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बट यहाँ पे कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो कि आर्टिकल 19(5) में दिए हैं। आर्टिकल 19(5) कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाता है इस फ्रीडम पे, कब? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, जब जन कल्याण में है, या फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, या SC या ST के इंटरेस्ट के प्रोटेक्ट में ऐसा रेस्ट्रिक्शन स्टेट लगा सकता है। केस लॉ खरक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स द राइट ऑफ लोकोमोशन विच कॉनोट्स द राइट टू मूव वेरेवर वन लाइक्स एंड हाउएवर वन लाइक्स। तो राइट में तुम जहाँ जाना चाहते हो, जैसे जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। दिस राइट इज एंजॉयड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट। 19(1)(e) आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी देता है हर सिटीज़न को कि उनके पास एक राइट है, एक फ्रीडम है कि वो इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, मतलब वो कहीं भी रह सकते हैं, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट फिर यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस है जो कि कवर्ड किए गए हैं अंडर आर्टिकल 19(5) इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल ट्राइब। ये जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंसी या फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मतलब मूवमेंट का कहाँ देखा हमने 19(1)(d) में, एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंसी देखा 19(1)(e) में। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही अप्लाई होगा एंड नॉट टू फॉरेनर्स। फॉरेनर इंडिया में आके कहीं रह के इंडिया के लैंड पे खुद का राइट नहीं जमा सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता कि उसके पास राइट है यहाँ रुकने का या रहने का। So this right is given or this power is given only to Indian citizens। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे
GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो किसी भी फॉरेनर को एक्सपेल कर सकती है इंडिया से। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन इट। 19(1)G गारंटी देता है कि सारे सिटीजन्स के पास एक राइट है कि वो कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कैरी कर सकते हैं, कोई भी ट्रेड, कोई भी बिजनेस चला सकते हैं। पर ये जो राइट है कि कोई भी प्रोफेशन कैरी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, बिजनेस चला सकते हो, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं एंड दोज रेस्ट्रिक्शंस आर अंडर 19(6). तो 19(6) क्या बोलता है कि स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकता है। कब कर सकता है? इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, या एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जहाँ प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, necessary for practicing any profession or carrying on any occupation, trade or business, or any law authorizing the carrying on by the state or by corporation owned or controlled by the state of any trade, business, industry or service, whether to the exclusion complete or partial of the citizen therewise। मतलब जब लॉ ऑथोराइज करता है तब। एक केस लॉ है नसीरवार वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या राइट टू कैरी एनी बिजनेस है, बट व्हेन यू आर कैरिंग और ट्रेडिंग इन द बिजनेस ऑफ लिकर, तो वहाँ पे वो तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक मोरालिटी पे क्वेश्चन आता है, पब्लिक इंटरेस्ट पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि उसका हार्मफुल और डेंजरस कैरेक्टर है लिकर का। तो लिकर का बिजनेस चलाना इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। Right to property, Article 9(1)(f) of Indian Constitution states that 9(1)(f) बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर पर्सन के पास राइट है कि वो इंडिया में कोई भी प्रॉपर्टी खुद के पास रख सकता है, चाहे तो डिस्पोज कर सकता है, किसी को सेल कर सकता है, अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी जिस भी तरीके से उसको सही लगता है, बट जो भी करस्पॉन्डिंग लॉ है, जो कॉन्करेंट लॉ है, उसके अंदर ही। आर्टिकल 19(5) states that nothing in the clause shall prevent the state from making any law in the interest of general public। पर स्टेट अगर चाहे तो जनरल पब्लिक के या जनहित के कल्याण में चाहे तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। आर्टिकल 31 states that no person can be deprived of his property without the consent of a proper authority। आर्टिकल 31 बोलता है कि किसी भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से दूर नहीं किया जा सकता बिना प्रॉपर अथॉरिटी के कंसर्ट के। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्टिकल 31A और 31B ऐड किए गए। 31A बोलता है कि गवर्नमेंट जब चाहे तब किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, और फिर उस टाइम पे उस पर्सन का जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 या 19 वो वायलेट नहीं होता। 14 इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड 19 इज़ जो अभी हम देख रहे हैं तो राइट टू प्रॉपर्टी, तो ये दोनों वायलेट नहीं होंगे। Article 31B of Indian Constitution states that provision mentioned in 31A are immune from Indian judiciary and cannot be nulled on the basis that they might violate the fundamental rights mentioned in 14, 19 and 31 of Indian Constitution। Same thing कि अगर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले रही है तो फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं होते। 31C 25th अमेंडमेंट के बाद 31C इंक्लूड किया गया, जहाँ गवर्नमेंट ने डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स इशू किए और उनका इम्पोर्टेंस ज़्यादा बताया। गिव प्रिमेसी टू सम डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ओवर द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 31C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्स फॉर टू मेन ऑब्जेक्टिव। एनी लॉ मेड इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू आर्टिकल 39B and 39C of Indian Constitution will avoid the scrutiny of courts even if it violates Article 14 and 19 of Indian Constitution। अगर 39B या 39C में कोई ऑर्डर बनाया गया even if it violates Article 14, 19, तो 31C में उसको प्रीमेसी मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है। Courts will not have the jurisdiction to decide whether the law enabled really gives effect to the principle mentioned in Article 39C and 39B of Constitution। But अब right to property fundamental right नहीं रहा है। 44th अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ पे फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी को
कैंसिल कर दिया गया, रिपील कर दिया गया। बिफोर 1978 देयर वर 2 आर्टिकल्स टू प्रोटेक्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक था 19(1)(f एंड आर्टिकल 31, बट अब वो रिपील कर दिए गए अंडर द अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट। अब ये एक एमिनेंट डोमेन है जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो जब चाहे तब कोई भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है अगर वो पब्लिक डेवलपमेंट के इंटरेस्ट में हो। Article 300A states that no person shall be deprived of his property save by the authority of law। बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के परमिशन के बिना किसी भी पर्सन से उसकी प्रॉपर्टी नहीं ली जाती, बट गवर्नमेंट पब्लिक डेवलपमेंट के लिए या पब्लिक इंटरेस्ट में किसी की भी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 19। हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखा 19(1)(a), फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19(1)(b), 19(3), ऊपर देखा 19(2), 19(1)(c) के लिए फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन यूनियन, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के लिए 19(4), फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन 19(1)(d), 19(5), फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट 19(1)(e), 19(6), फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ऑक्यूपेशन 19(g), राइट टू प्रॉपर्टी 19(f), फिर आर्टिकल 31A, B, C एंड आर्टिकल 300 कि अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।